हेलो बच्चों, तो आज बात करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, उसका क्या डेरिवेशन होता है और उस पर कैसे प्रॉब्लम बनती है, उन चीज़ों को समझेंगे और डेली लाइफ का एग्जाम्पल भी लेंगे जिससे आपके माइंड में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट अच्छे से सेट हो जाए। तो देखो, पहले स्टेटमेंट को देख लो, क्योंकि एक बार स्टेटमेंट पढ़ने से तो नहीं आएगा, उस पर बहुत सारी बातें करनी है, फिर आपको वो धीरे धीरे रियलाइज हो जाएगा कि कंसेप्ट क्या कह रहा है और उसको कैसे प्रूव करना है। ये जो कंसेप्ट होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बच्चों, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ का इसमें इंपैक्ट दिखेगा। कैसे दिखेगा थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे जब दो बॉडी आपस में कोलाइड करती हैं तो क्या होता है, कोलाइड करती हैं तो वो दोनों बॉडी कर भला तो हो भला का काम करती हैं, मतलब एक्शन और रिएक्शन का काम करती हैं। एक बॉडी एक्शन करेगी तो दूसरी बॉडी रिएक्शन करेगी, तो क्या होगा, उस जगह फोर्स अप्लाई होता है। दोनों बॉडी एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती हैं, तो होगा क्या, जो बॉडी लाइट होगी उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। और चेंज कैसे होगा, या तो वेलोसिटी में चेंज होगा या तो मास में चेंज होगा, तो मोमेंटम में चेंज होगा। लेकिन जब एक ट्रक एक कार को टक्कर करता है या कार और ट्रक में कोलिजन होता है, तो क्या होगा, ज़्यादा मास किसका है, ट्रक का है, तो ट्रक के पास एक्सेलरेशन कम आएगा, लेकिन कार के पास ज़्यादा एक्सेलरेशन आएगा। क्यों, क्योंकि उसके मोमेंटम में ज़्यादा चेंज होगा। मोमेंटम में चेंज का मतलब उसकी वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज होगा। तो आपने देखा कि एक्शन रिएक्शन होने के बाद ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आप समझ पा रहे हो। तो जब हम डेरिवेशन को करेंगे तो एक्शन रिएक्शन लॉ से ही स्टार्ट करेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ के फॉर्मूले को लेकर ही इसके रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे। अब आते हैं स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट क्या कहता है, एक ही लाइन में समझ में आएगा। टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ टू ऑब्जेक्ट, सिस्टम दो से ज्यादा का हो सकता है, एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट तो होने ही चाहिए। टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। दो ऑब्जेक्ट का सिस्टम जो होगा, अब उसमें अगर कोलिजन होगा तो उसका जो मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। मैंने कार का दिया, सपोज कर लो ये ट्रक है और ये कार है। ट्रक का मोमेंटम और कार का मोमेंटम टकराने से पहले का देख लीजिए। फिर टक्कर होगी तो क्या मैंने बताया, वहां फोर्स लगाएंगे, ट्रक लगाएगा कार पर, कार लगाएगी ट्रक पर, दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे। इस कंसेप्ट को लेकर कि हम डेरिवेशन को आगे लेकर चलेंगे। होगा क्या, उससे ट्रक की वेलोसिटी भी चेंज होगी और कार की भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ट्रक की वेलोसिटी में क्या होगा, ट्रक ज्यादा तेज आ रहा होगा तो थोड़ा स्लो हो जाएगा तो कोलिजन के टाइम पर, और जो कार चल रही होगी कि जिस स्पीड से, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो हुआ ना, मोमेंटम में चेंज हुआ। मोमेंटम में अगर ट्रक धीमा हुआ है तो वो अपनी एनर्जी, अपना जो उसके पास मोमेंटम था, उसने किसको ट्रांसफर किया, उसने ट्रांसफर कर दिया है कार को, तभी उसकी स्पीड बढ़ गई है। इस तरह से बहुत सारे डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। लेकिन मास में बच्चों चेंज नहीं हो रहा है। जो भी चेंज हो रहा है मोमेंटम का, जो भी केस आप डील करोगे, 99 केसेस ऐसे होंगे जिसमें आपको 99.9 केसेस ऐसे मिलेंगे जिसमें वेलोसिटी में ही चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो देखो मैंने क्या लिखा है, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन। इस बॉडी का मोमेंटम, इस बॉडी का मोमेंटम, आप इसको ट्रक समझो, इसको कार समझो, तो ट्रक का मोमेंटम और कार का मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टक्कर होने से पहले। और क्या होता है, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, टक्कर होने के बाद ट्रक का मोमेंटम और कार का मोमेंटम का जो सम होगा बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, वो दोनों सेम रहते हैं। इसको प्रूव भी करना है। अब एक लाइन में स्टेटमेंट एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए अपने, और कॉपी में नोट डाउन भी करना है कि टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। कब, when there is no unbalanced external force is applied on them, when no external unbalanced force applied on them, उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा हो, केवल क्या रहा हो, कोलिजन हुआ हो। तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये एक आइसोलेटेड फ्रेम है, उस फ्रेम के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं और उनका कोलिजन हो रहा है। तो आप इसको समझ सकते हो कि इसको पूरे बॉक्स में बंद कर दीजिए। इस तरह का कोलिजन, ऐसे देखिए, ये एक आइसोलेटेड बॉक्स बना दिया। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ये बॉडी इसको टक्कर मार रही है, तो टक्कर मारेगी तो ऐसा सीन बनेगा। सीन ऐसा होगा तो क्या होगा, एक बॉडी की स्पीड कम होगी तो दूसरे की ज्यादा होगी, दूसरे की कम होगी तो पहले की ज्यादा होगी, ऐसा हो जाता है। आपने बहुत सारे एग्जांपल ऐसे भी देखे होंगे कि ट्रक आ रहा है किसी स्पीड से और रुकी हुई कार को टक्कर मारता है। तो हुआ क्या, जब टक्कर होगी तो ट्रक थोड़ा स्लो होगा
और जो कार रुकी हुई थी उसकी वेलोसिटी पहले 0 थी, अब उसने थोड़ा सा मोमेंटम ले लिया, मतलब जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में होगा, वो दोनों इक्वल होते हैं। बस उसका हो क्या रहा है, मास तो चेंज कहीं नहीं हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो मोमेंटम का मतलब है दो तरीके से, या तो मास में चेंज, और बच्चों मैंने मोमेंटम का वीडियो अपलोड किया था, वहां पे मैंने बात भी की थी कि मोमेंटम का मतलब क्या है। मोमेंटम का मतलब क्या है, बॉडी में कितनी जान है। अब जान का मतलब क्या होगा, जान का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मोशन, बॉडी में कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है, कितना जान है, उसी को बोला जाता है जान है। क्वांटिटी ऑफ मोशन बॉडी के अंदर कितनी है, और उसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। क्योंकि हम क्या देखते हैं, हमें इंपैक्ट देखते हैं कि कोई बॉडी आपके ऊपर कितना इंपैक्ट देती है, इसका मतलब उसके पास उतना मोमेंटम है। तो मोमेंटम आएगा तभी आपको ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अच्छे से समझ में आएगा। अब बच्चों बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। तो स्टेटमेंट क्लियर हो गया, स्टेटमेंट फिर से एक बार मैं रीड कर देता हूं। टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर व्हेन देयर इज नो अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। गलती से कभी यहां पर बैलेंस एक्सटर्नल फोर्स मत लिख देना, क्योंकि बैलेंस फोर्स की रिक्वायरमेंट यहां पे नहीं है। बैलेंस फोर्स तो कभी किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करता ही नहीं है। कौन करता है, अनबैलेंस ही करता है, लेकिन यहां पर कोई फोर्स लगा ही नहीं है। देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम। डेरिवेशन की बच्चों बात करते हैं, तो डेरिवेशन के लिए हेडिंग लगाइए, डेरिवेशन। डेरिवेशन के लिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा बच्चों, दो बॉडीज हैं। आपको मैंने एग्जांपल दे दिया, एक ट्रक मान लीजिए, एक कार मान लीजिए। यहां पे लिखना क्या है, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। यहां मैंने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। कंसीडर टू ऑब्जेक्ट, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास, मास क्या है, हैविंग मास m1 m2 एंड m2 मूविंग विथ किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है u1 एंड u2। और ये मान लीजिए कि u1 की वैल्यू u2 से ज्यादा है, तभी तो टक्कर होगी। अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा नहीं होगी तो इसको छू ही नहीं पाएगा। चल तो ये भी रहा, चल ये भी रहा है, लेकिन क्या है, ये ज्यादा तेज चल रहा है, तभी इसको टक्कर मारता है। टक्कर मारता है तो बच्चों यहां क्या होता है, जरा देखो। टक्कर मारेगा तो m1 लगाएगा फोर्स इस पर फोर्स लगाएगा, किस पर, दूसरी वाली बॉडी पे। दूसरी वाली बॉडी पे जो फोर्स लगता है उसको क्या रीड किया जाता है, उसको रीड किया जाता है 2-1। ये फोर्स क्या है, 2-1 है। और यहां पर क्या आ जाएगा, देखो इधर वाले पे देखो, ये वाला उतना ही फोर्स इस पे लगाएगा, ये हो जाएगा F12। दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, बट दोनों की डायरेक्शन अलग है। जो इस डायरेक्शन में होगा उसको प्लस लेते हैं, और जो इस डायरेक्शन में है उसको नेगेटिव लेते हैं। ये चीज तो आपको साइन कन्वेंशन पता ही होगा, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस में है तो ये नेगेटिव फोर्स हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो फोर्स कैसा लेना है वो आ जाएगा। टकराने के बाद, कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ बॉडीज कितनी जाती है, v1 और v2 जाती है। लेट v1 एंड v2 बी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। लेट v1 एंड v2 बी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। ये तो इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज है जो आपको लिखनी चाहिए, नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। अब आपको क्या बताना है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या लिखना है, अकॉर्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या कह रहा है ये, फोर्स ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट, फोर्स एक्सर्टेड ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा, फोर्स, आप इसको ना लैंग्वेज में लिखे तो यही लिख दीजिए, इसको पढ़ेंगे क्या, F12 इज इक्वल टू F21। बस किस पे माइनस लगाना है, जो इस डायरेक्शन में उससे माइनस लगा दीजिए। तो मैंने लगा दिया माइनस, इस पे लगा दिया, और फिर इस पे नहीं लगाया। इधर कितना फोर्स लग रहा है, ये F12, और इस पे फोर्स कितना लग रहा है, F21। जो प्लस में था मैंने उसके सामने नहीं लगाया। इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट 1/2। इसको पढ़ोगे फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट 2/1। ठीक है, अब ऐसे लिखिए
या इसको ऐसे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? -F21। आप इस पे माइनस लगाइए या इस पे लगाइए, ये तो मैंने आपको रूल बता दिया कि किस पे लगाना है। पहले यहां लगा के दिखाया, फिर ये वाला माइनस मैंने इधर भेज दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है, उस प्रूफ को थोड़ा आसान बनाना है। आसान कैसे होगा? देखो, अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा। क्या आएगा? फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा। मैं इधर लिख रहा हूं, देखो F = ma होता है। अगर 1 है तो यहां क्या लिखा जाएगा? अगर 1 है तो m और 1 और ये आ जाएगा a1। ऐसे ही क्या आ जाएगा? एंड F2 होगा तो क्या आएगा? m2 a2 आएगा। तो जरा यहां लिखो क्या आ जाता है। ये आएगा m1 a1 = यहां कितना आएगा? माइनस, ये आएगा m2 और आएगा बच्चों a2। ये आ गया। अब जरा देखो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है। यहां लिखा जाएगा एक्सेलरेशन क्या होता है। सिंस ये क्या होता है? एक्सेलरेशन जो होता है a = वो होता है v - u अपॉन t होता है, ठीक है। तो यहां क्या लिखना है मुझे? a की जगह पे क्या पुट करना है मुझे? लिखना पड़ेगा m1 और जो a है वहां लिखना पड़ेगा, देखो a1 का मतलब v1 - u1, 1 1 कर दीजिए तो आ जाएगा v1 - u1 और नीचे क्या आएगा? t1 आ जाएगा। ऐसे ही इसको देखो -m2 लगा रहने दो। यहां क्या आएगा? जाके 2 वाला है तो ये 2 होगा, तो ये 2 होगा, ये भी 2 हो जाएगा। v2 - u2 अपॉन t2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखो जो टाइम ऑफ कोलिजन है वो सेम होता है। जब ये एक्शन करता है उसी टाइम पर ये बॉडी इस पर रिएक्शन करती है। ऐसा होता है क्या कि आपकी क्लास सुबह 8 बजे है और आप 8 बजे आ जाओ और टीचर आपका 9 बजे आए? ऐसा होता है? अगर क्लास सही टाइम पे शुरू होनी है तो सेम टाइम पे दोनों को आना होगा, तभी क्लास कंटिन्यू होगी। वैसे ही यहां पर एक्शन अगर हो रहा है तो रिएक्शन भी उसी टाइम पर होगा। ऐसा तो नहीं होता कि आपको कोई मार के चला जाए फिर आप 2 दिन बाद उसको मारोगे। अगर किसी ने आपको 1 घंटा मारा है तो आपको क्या होगा कि उसका रिएक्शन 2 दिन बाद देना है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे एग्जाम्पल नहीं देने चाहिए, लेकिन फिर भी डेली लाइफ में हम ऐसी बातें करते हैं कि किसी ने आपको मारा तो आप भी उसको मारो तो वो एक्शन रिएक्शन है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स में इसका कोई इसका एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो वहां पे क्या बात आती है कि एक्शन रिएक्शन का मतलब होता है नो टाइम डिले। टाइम डिले नहीं, एक्शन हुआ, एट वंस रिएक्शन होना चाहिए। तो यहां क्या होता है? यहां पे आपको ये लिखना है एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ देयर इज नो टाइम डिले। एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ देयर इज नो टाइम डिले। देयर इज नो टाइम डिले। नो टाइम डिले फॉर एक्शन एंड रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट इज T1 = T2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? T1 = आपको T2 रखना है। ऐसे रखेंगे तो क्या आएगा? m1 यहां से आएगा v1 - u1 अपॉन t = m2, यहां माइनस लगा है, यहां से v2 - u2 अपॉन t लिखा है। यहां से t कैंसिल हो जाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट यहां से आ जाएगा m1। इसके साथ देखो ये t कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 v1 - m1 u1 आ जाएगा। = उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा? उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा? माइनस m2 v2 और ये कितना हो गया? प्लस m2 u2 आ जाएगा। तो जरा देखो u1 वाला उधर भेज दो तो यहां से आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। v वाले टर्म एक तरफ कर लिए मैंने और m1 u1 प्लस m2 u2 ये आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है m1 u1 प्लस m2 u2 = m1 v1 प्लस m2 v2। यही रिलेशन बच्चों एस्टेब्लिश करना था। ये है इसका प्रूफ। जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसी का डेरिवेशन यहाँ पे आ जाता है। तो आप बच्चों देख रहे हो कि ये जो डेरिवेशन आ रहा है इसके लिए न्यूटन्स थर्ड लॉ आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि न्यूटन्स थर्ड लॉ का इम्पैक्ट क्या है।
क्योंकि जब बॉडी कोलाइड करती है उस टाइम एक्शन रिएक्शन होता है। एक्शन रिएक्शन होता है तो वो एक्शन रिएक्शन क्या होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है। जितना एक बॉडी दूसरे पे एक्शन करती है उतना ही दूसरी वाली बॉडी पहले पर रिएक्शन देती है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से होता है मोमेंटम में चेंज। मोमेंटम में चेंज हुआ मतलब क्या हुआ, बॉडी का मास तो चेंज नहीं हो रहा लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहां इस तरह से आपको डील करना था। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जो इसी टॉपिक पे बेस्ड होगा, जिससे आपका ये कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बात करूं। देखते हैं बच्चों आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विथ अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ 2 kg। एक पिस्टल है 2 kg की, कुछ ऐसा सीन होगा। यहां पे आपके पास एक पिस्टल है और इस पिस्टल से एक बुलेट फायर की जाती है। ये बुलेट ऐसे बाहर जाएगी यहां से, ठीक है। तो इसका जो मास दिया गया है, पिस्टल का जो मास दिया गया है वो तो आपको मालूम है कितना है, 20 ग्राम है, सॉरी 2 kg है। और आपको बताना है कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ पिस्टल क्या होगी, क्योंकि जब बुलेट पास होगी इससे तो यहां पे होगा क्या, यहां पर ये पीछे की ओर इस पर एक जर्क लगता है कि जब बुलेट आगे जाती है, जब ये बुलेट आगे जाएगी तो पिस्टल पर एक जर्क लगता है, पीछे की एक झटका लगता है। उस झटके को आपको बताना है कि वो कितने स्पीड से इस पिस्टल पर लगेगा। तो बुलेट की वेलोसिटी आपको देखो कितनी दी गई, बुलेट की वेलोसिटी दी गई है 150 मीटर पर सेकेंड। तो एक कंसेप्ट बनाइए बुलेट के लिए और एक बनाइए पिस्टल के लिए, फिर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो यहां पे जो चीजें पहले गिवन है वो देख लीजिए। यहां पर पिस्टल पहले रेस्ट में है, तो पिस्टल रेस्ट में है तो मैंने 0 कर दिया। क्या बुलेट रेस्ट में है, हाँ बुलेट भी रेस्ट में है, 0 हो गया। बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो मैंने UI कर दिया, और इसको नहीं UI का U1 कर लीजिए, ठीक है। और देखो ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, कितना है, यहाँ पे बुलेट की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली दे दी गई, सॉरी ये U1 यहाँ पर क्या है, शुरुआत में बुलेट भी 0 पे है, वेलोसिटी पे है और पिस्टल भी रुकी हुई है। जब बुलेट और पिस्टल दोनों रुके हुए हैं, हाथ पे पकड़ा हुआ है आपने, तो उस टाइम दोनों की वेलोसिटी कैसे है, 0। मास कैसे दिया गया है, देखो बुलेट को जो मास दिया गया है M1 वो कितना 20 ग्राम है। 20 ग्राम को चेंज कर लीजिए 20/1000 तो ये आ जाएगा किसमें, kg में आ जाएगा। इसका मतलब एक 0 कैंसिल कर देंगे और यहाँ से देखो 50 आ जाएगा, 1/50 kg आ जाएगा, कर लिया। इसका जो मास दिया गया है जरा देखो 2 kg दिया गया है, M2 कितना दिया गया है, ये दिया गया है 2 kg दे दिया गया। जब ये बुलेट आगे जाएगी, बुलेट की स्पीड होगी, ठीक है, जब बुलेट किसी स्पीड से जाएगी, ये तो बात हो गई इनिशियली, क्या बात हो गई, इतनी बात हमारे पास इनिशियली है। ये क्या है, ये इनिशियल कंडीशन है। फाइनल कंडीशन क्या आएगी, ये इनिशियल है, इनिशियल कंडीशन है। फाइनल कंडीशन क्या आने वाली है, जो फाइनल कंडीशन आने वाली है वो बुलेट की वेलोसिटी कितनी आ गई, बुलेट की वेलोसिटी जब जाती है वो कितनी 150 है, कितनी 150। तो V1 इक्वल टू आ गया 150 मीटर पर सेकेंड, और पिस्टल की वेलोसिटी क्या होगी वो आपको निकालना है। इतना पहले आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या रहा बच्चों। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक बुलेट है और एक पिस्टल है। बुलेट और पिस्टल इनिशियली रेस्ट पे हैं, कैसे हैं, इनिशियली रेस्ट पे हैं। तो उसका जो मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन, मतलब अभी बुलेट फायर नहीं की गई है, बुलेट और पिस्टल दोनों रेस्ट पे हैं, तो रेस्ट पे हैं तो इसका मतलब मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होगा, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। तो मैं यहां लिखूंगा यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, यह आएगा M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ये आएगा। इस फॉर्मूले में आपको पता है क्वेश्चन कैसा भी बुलेट का और पिस्टल का आ जाए तो U1 और U2 दोनों 0 ही होते हैं। क्या होते हैं, U1 U2 0 होते हैं, क्योंकि पिस्टल भी रुकी है, बुलेट भी रुकी है। जब दोनों रुके होते हैं इनिशियली तो उस टाइम दोनों की वेलोसिटी क्या आएगी, 0। तो यहाँ M1 कितना दिया गया है, M1 की वैल्यू देखो, M1 की वैल्यू है 1/50 इंटू 0, और ये है 2 kg, ये भी 0 है।
तो m1 की वैल्यू कितनी है 1/50 इंटू V1 कितना है 150 प्लस m2 कितना है 2 और V2 आपको निकालना था। तो देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अभी देखो इधर सब जीरो है तो 0 इक्वल टू 3 प्लस 2 V2 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, जो V2 इक्वल टू आएगा 2V2 इक्वल टू आएगा -3 आएगा और V2 इक्वल टू आ जाएगा -3/2 या V2 इक्वल टू आ जाएगा -1.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर माइनस ये क्या बताता है, माइनस साइन आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पिस्टल है वो पीछे की ओर शिफ्ट होती है। कहाँ जाती है, पिस्टल की वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड होगी किस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। कहाँ होगी, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, जो पिस्टल है वो पीछे की ओर शिफ्ट होती है। पिस्टल मूव्स, हेंस पिस्टल मूव्स इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। कहाँ मूव करती है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करती है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, यहां लिखता हूं नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट पिस्टल मूव्स इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। किस वेलोसिटी से, 1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये पीछे की ओर मूव करती है। कि ये वेलोसिटी V2 है और ये वाली वेलोसिटी V1 है, तो आपको V2 ही निकालना है। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो बुलेट और पिस्टल है वो इनिशियली रेस्ट पे था, फाइनली आपको बताना है कि उनमें क्या मोशन आ जाएगा। क्योंकि जब बुलेट फायर की जाती है या फायर्ड होती है तो क्या होगा, मोमेंटम चेंज हुआ, मोमेंटम वेलोसिटी आ गई V1 के पास, जैसे वो निकली इसके ऊपर एक रिएक्शन हुआ, रिएक्शन की वजह से पीछे की ओर थोड़ा शिफ्ट हो जाती है। इसीलिए टाइटली पकड़ा जाता है। जब पिस्टल को आप पकड़ते हो, कैरी करते हो फायर करने के लिए, तो थोड़ा सा फोर्सली टाइट करके पकड़ोगे, नहीं तो बहुत तेजी से झटका लगता है। तो इस तरह से क्वेश्चन जब भी मिलेंगे बच्चों आपको बुलेट और पिस्टल के, तो बुलेट और पिस्टल के केस में एक तो कंसेप्ट बन गया है कि U1 और U2 जीरो ही होते हैं, क्योंकि आपने उसको होल्ड कर रखा होता है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा मिलेगा सिर्फ आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।